हेलो एवरीवन, सभी बच्चों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर नंबर 2 माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 विज्ञान विषय का हल करने वाले हैं। और अभी तक जो भी बच्चे पढ़ाई नहीं करी है या जिनकी तैयारी जीरो है, उनके लिए भी अभी ये लास्ट मौका है। इसके बाद में आपको कोई चांस नहीं मिलने वाला, क्योंकि परीक्षा का महीना भर भी नहीं बचा है। अगर आप अभी भी लापरवाह रहेंगे तो आपके लिए ये समय भारी पड़ सकता है। तो याद रखें, इस बात को नोट कर लें। बात कड़वी लग सकती है आपको, लेकिन आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आप ये मॉडल पेपर 10 मॉडल पेपर 9 मॉडल पेपर हैं, ये सरल करने आपको जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे वीडियो से ही देखो, कहीं से भी देखो, लेकिन इन पेपर्स को आप हल जरूर करो। इससे आपका भविष्य है वो उज्जवल हो सके, आप अपने माता पिता का नाम हो रोशन कर सकें। तो बिना देरी किए अपने क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। देखिए, अपना ये मॉडल पेपर नंबर 2 है विज्ञान विषय का। इसके खंड ए के क्वेश्चनों को अपन पहले सरल करेंगे। ठीक है। जब पोटेशियम धातु की ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं तो पोटेशियम का क्या होता है? इसमें दे रखे हैं ऑप्शन। ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है, अप्रभावित होता है, जल अपघटन होता है। तो देखो, जब भी पोटेशियम धातु की ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं तो उस पोटेशियम का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोडियम के 4 अणु हैं प्लस ऑक्सीजन है, इससे 2Na2O उपरोक्त अभिक्रिया, यानी इस अभिक्रिया में क्या हुआ है? उपचयन हुआ है, अपचयन हुआ है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, कोई नहीं। तो देखो, इसमें क्या हुआ है? ऑक्सीजन का उपचयन हुआ है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, वह अधातु जो चमकीली होती है, कौन सी धातु है चमकीली होती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। इनमें सबसे चमकीली धातु होती है कौन सी? अधातु पूछा है, अधातु, सॉरी। देखो, सीजियम, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन। तो आयोडीन है वो अधातु है जो सबसे चमकीली होती है, आयोडीन। सल्फाइड अयस्क से धातु का ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? भर्जन, निस्तापन, संसारण, थर्मिक प्रक्रम। तो देखो, इसके लिए सल्फाइड अयस्क से धातु ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए भर्जन क्रिया की जाती है। नेक्स्ट है, एथिलीन में उपस्थित कुल सहसंयोजक बंधों की संख्या क्या होती है? एथिलीन होता है जिसको एथीन भी बोलते हैं, इसमें सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 6। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये देखो, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का रासायनिक सूत्र है? देखो, असंतृप्त और संतृप्त दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा? इसका सूत्र कौन सा है? जैसे आपको पहले मेथेन दे रखा है, प्रोपेन दे रखा है, एथेन दे रखा है, तो इनमें से कौन सा होगा? इसका आंसर सही होगा C2H4, एथीन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त कौन सा होता है? जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। माँ के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग कितने दिन का समय लगता है? तो बताओ, 100 दिन, 200 दिन, 150 दिन, 270 दिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 270 दिन। इसको माह में कन्वर्ट कर सकते हैं, 30 का भाग लगा सकते हैं। ठीक है, 0 यानी 9 माह हो गए। ठीक है। पुष्प के स्त्री केसर में होते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, उपरोक्त सभी। तो पुष्प की स्त्री केसर में क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी इसमें सब के सब होते हैं। फिर है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव कहलाते हैं फिरामोन, एंजाइम, हार्मोन, मयूक्स। तो ये सही आंसर क्या होगा इसका? हार्मोन। फिर है, फल एवं बीजों में निम्न में से किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? फल एवं बीजों में से किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? तो इसका सही आंसर होगा साइटोकिनिन, साइटोकिनिन। फिर है, मानव आंख विभिन्न स्थितियों में स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने में सक्षम है। इसका कारण है, अगले पेज पे, तो इसके 4 ऑप्शन है। अबिंदुकता, समंजन क्षमता, जरा दूरदर्शिता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही क्या होगा?
समंजन क्षमता। आकाश का नीला रंग होने का कारण है क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या परिक्षेपण। तो इसमें प्रकाश का अपवर्तन होने का मुख्य कारण क्या होता है? प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? देखो, अगर अपन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसको अगर अपन आधा कर देते हैं, ठीक है, तो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाता है? उसका दुगुना हो जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रतिलोम अनुपात में होते हैं। फिर है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम है। तो किसी तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर तार में से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। देखो, प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? वो होगी, देखो इसका है ये 0.625 गुणा 10 की घात +19, ये होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले। फिर है, परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल क्षेत्र निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जिसमें से कौन सा आंसर इसका सही होगा? परिनालिका प्रवाहित धारा, फेरों की संख्या पर धारा, सभी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी आएगा, ठीक है। एक चालक तार में धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है तब चालक के लंबवत बाहर की ओर, लंबवत अंदर की ओर, समांतर और चारों ओर वृत्ताकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो धारा प्रवाहित होती है वो चारों ओर वृत्ताकार पथ में संचलित होती है। फिर है, बड़े क्षेत्र में ओजोन की परत काफी पतली हो गई है, जिसे सामान्यतः कहा जाता है नाइट्रोजन छिद्र, हिम अंधता, ऑक्सीजन छिद्र, ओजोन छिद्र। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ओजोन छिद्र, यानी ओजोन परत में छिद्र हो गया है। अपघटकों का कार्य है, अपघटकों का कार्य क्या है? पदार्थों का चक्रीकरण करना, पदार्थों का चक्रीकरण करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, देखो 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको खाली स्थानों में भरना है। क्या भरना है? देखिए, शुक्र का वायुमंडल के मोटे श्वेत व नीले बादलों से बना है। तो ये किसके श्वेत और पीले बादलों से बना है? वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह क्या बन जाता है? अम्लीय वर्षा। क्या होती है? अम्लीय वर्षा। और अगर इससे ज्यादा हो जाती है तो उसको क्षारीय वर्षा बोलते हैं। हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? मुट्ठी के आकार का। अपनी मुट्ठी होती है ना, उसके आकार का होता है। यह घास खाने वाले शाकाहारी का सेलुलोज पचाने के लिए लंबी की आवश्यकता होती है। यानी किसकी आवश्यकता होती है? शुद्धांतर। इसकी आवश्यकता होती है शुद्धांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन के समय उत्पन्न वंशानुगत हो सकती है। जन्म के समय उत्पन्न विभिन्नताएं, विभिन्नताएं वंशानुगत हो सकती है। मानव में लिंग निर्धारण होता है आनुवंशिक, आनुवंशिक, आनुवंशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 3 नंबर, देखो इसमें क्या दे रखा है? जब बिना भुजे चूने को जल में मिलाया जाता है तो रासायनिक रूप क्या होता है? देखो, जब कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, इसका अपना अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा बनती है, ठीक है। तो इसका ये रासायनिक सूत्र हो जाएगा। फिर है, चिंटी के डंक से स्रावित होने वाले अम्ल का नाम लिखना है। तो चिंटी के डंक से कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। फिर है, कौन सी धातु आसानी से संधारित
नहीं होती। तो कौन सी धातु है जो आसानी से संधारित नहीं होती? तो इसके आप उदाहरण लिखने हैं आपको, सोना और प्लेटिनम। सोना और प्लेटिनम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा अंग है? तो मानव शरीर का समन्वय मुख्य केंद्र कौन सा अंग है? शरीर का मस्तिष्क। मस्तिष्क, ठीक है। फिर है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, उसका मुख्य कार्य क्या है? शरीर के, जो शरीर के सभी भागों से प्राप्त सूचनाओं का समाकलन करना। समाकलन करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन कहाँ स्थित होते हैं? तो जीन कहाँ स्थित होते हैं? इसका आंसर है गुणसूत्रों में। गुणसूत्रों में। फिर है, मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को सिद्ध करने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया था? तो मेंडल ने कौन सा प्रयोग किया था? द्विसंकर 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 संकरण। मटर के पौधों में किया था, आपको ध्यान हो तो, मेंडल ने। फिर है, विवर्तन किसे कहते हैं? विवर्तन किसे कहते हैं? तो इसका क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, और इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। तो मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं? तो मुख्य अक्ष बोलते हैं गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। फिर है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो उसका मात्रक होता है, ओर्स्टेड। ठीक है। अगले क्वेश्चन अपने, सकेंद्रीय वर्ताकार रेखाएं क्या निरूपित करती हैं? सकेंद्रीय वो करती हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के किन्हीं दो अजैविक घटकों के नाम लिखिए। तो अजैविक घटक क्या होते हैं? जलवायवीय और अकार्बनिक।
जलवायु और अकार्बनिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना खंड ब है, उसकी क्वेश्चन अब ये थोड़े 2 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए। अब छोटे क्वेश्चन अपने 36 नंबर के वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब बड़े क्वेश्चन है वो आपको मैं एक पीडीएफ के माध्यम से दिखाना चाहूंगा और उनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर सकते हैं और पीडीएफ है वो उसको उपलब्ध कराने की कोशिश फिर की जाएगी, अभी तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखो खंड ब में 4 नंबर है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव्य होती है और चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। तो ऐसी धातु कौन सी होती है, उदाहरण लिखना है तो होती है पारा या जिसको मरकरी बोलते हैं, मरकरी, पारा या मरकरी। ठीक है, देखो ये धातु होती है पारा या मरकरी भी बोलते हैं, जो क्या होती है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। और क्वेश्चन नंबर 2 का है चाकू से आसानी से काटे जा सकते हैं, इसको लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये धातु ऐसी हैं जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। फिर अगला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के सूत्र तथा कार्यतम कार्य समूह लिखने। देखो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, इसका ये संरचना होती है। ठीक है, और कार्बोक्सिक समूह बोलते हैं इसको यहाँ पे प्रतीकात्मक रूप में। ठीक है, और फिर एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल की संरचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। तो इसका आपको नियमन कैसे होता है देखो इस क्वेश्चन के माध्यम से समझना। आप इसका उत्तर दे रखा है वेसोप्रेसिन हार्मोन मूत्र बनने की मात्रा का नियमन करता है। देखिए ये आपको इसको देख सकते हैं आप। ठीक है, आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। देखो प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच में मुख्य अंतर है वो ये है कि प्रतिवर्ती क्रिया और टहलना इनमें मुख्य अंतर क्या है, ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, ये अच्छी क्रिया होती हैं। देखो 4 अंतर आपको लिखने हैं इसके अंदर। ठीक है, 4 अंतर लिखने हैं। फिर देखो अगला क्वेश्चन है परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। तो परागण क्रिया और निषेचन में अंतर आपको लिखना है। देखो परागण क्रिया और निषेचन में क्या भिन्नताएं हैं, 2 भिन्नताएं आप लिख, जैसे ये 2 भिन्नताएं तो ये होगी, अगली नेक्स्ट भिन्नताएं हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये हरी परागण किस निषेचन परागण। ठीक है, ये इसकी हो गई भिन्नताएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना गोलीय अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो दर्पण प्रतिबिंब से कितनी दूरी पर है। तो आपको इसकी दूरी निकालनी है, तो इसका सूत्र लिखोगे सबसे पहले गोलीय दर्पण का उत्पन्न आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई बराबर माइनस लिख दिया प्रतिबिंब की दूरी v और बिंब की दूरी u, तो ये मान रख दिया, ये आ गया। देखो इसकी फिर h डैश बराबर -3h उल्टा बन रहा है तो ऋणात्मक लिख दिया आपने, और इसमें ये h डैश का मान यहाँ पुट करेंगे तो ये मान आ जाएगा आपका v का मान। ठीक है, तो ये आ गया प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी उसके सामने बनेगा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर। फिर है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए प्रिज्म से प्रकाश अपवर्तन का किरण चित्र बनाइए तथा श्वेत प्रकाश विक्षेपण की परिघटना को समझाना है। यानी प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है उसको आपको समझाना है और उसकी क्रिया विधि भी आपको लिखनी है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है कि श्वेत प्रकाश की किरणें जब प्रिज्म पर अपवर्तित होती हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। एक कांच का प्रिज्म है और इसके ऊपर श्वेत प्रकाश का पुंज किस प्रकार से अपवर्तित होता है उसको बोलते हैं विबग्योर। विबग्योर यानी जो 7 कलर होते हैं, प्रकाश का पुंज होता है वो 7 अलग अलग कलर्स में विभक्त हो जाता है जिसको विबग्योर नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 11 नंबर। देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या अपना
किसी अज्ञात प्रतिरोध के सिरों पर 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रभावित होती है, तो इसका प्रतिरोध परिकलन करना, प्रतिरोध का प्रतिरोध परिकलन। तो देखो आपको V का मान दे रखा है, I का मान दे रखा है। I का मान एम्पियर में दे रखा है, तो इसको अपन MA में दे रखा है, एम्पियर में चेंज कर लिया 10⁻³ से गुणा करके। फिर ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। आपको R का मान निकालना है तो I को V के भाग में भेज देंगे, इसमें मान रख दिया और देखो इसको सरल किया तो अपना प्रतिरोध का परिकलन हो गया कितना, 4.8 × 10⁻³ और ये किलो ओम का चिन्ह लग गया। ओम का तो ये था, ये क्यूब 10⁻³ हटाए तो किलो ओम में परिवर्तित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इससे होने वाली 2 हानियां बताइए। देखो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, अपन घरों में जैसे शॉर्ट सर्किट विद्युत परिपथ है उसका आवरण आपकी बिछा होता है, सभी को पता ही है। इससे हानियां क्या हो सकती हैं, तारें अधिक गर्म हो जाती हैं तो इसके कारण अपन ऊपर चढ़ा हुआ विद्युत प्रतिरोधी पदार्थ है वो जल जाता है और यह आवरण हट जाने से तारें वो नंगी हो जाती हैं, जिसके कारण विद्युत शॉर्ट सर्किट हो जाता है और घरों में आग लगने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न का स्पष्टीकरण देते हुए कारण बताइए। कोई भी पारितंत्र जिसमें CO2 की उपलब्धता के अभाव में चलता नहीं रह सकता या पारितंत्र में अपघटकों का होना आवश्यक है। तो इसके लिए देखो आपको क्वेश्चन में क्या लिखना है, 13 नंबर में, हरे पौधे प्रकाश की मौजूदगी में अपना आहार बनाने में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। यदि CO2 नहीं होगी तो आहार का उत्पादन नहीं होगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है इसी में, ये मर्द शरीर के श्रमिक यौगिकों का विघटन करके सरलतर यौगिक बनाते हैं जो वापस परिवेश में पहुंचकर पुनः हरे पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं ताकि फिर से नया प्रोटोप्लाज्म बन सके। आगे अपन खंड 6 की चर्चा करेंगे। देखो इसमें 3 अंक वाले क्वेश्चन आ जाएंगे खंड 6 के अंदर। तो खंड 6 में आपको सभी क्वेश्चन अथवा में मिलेंगे। जैसे आपको देखो 3 अंक के क्वेश्चन है, ये अथवा में दे रखा है, आप इनमें से कोई सा एक सरल कर सकते हैं। तो देखो पहला विस्थापन अभिक्रिया लिखनी है, परिभाषा लिख दी, फिर इन समीकरणों को या जो अभिक्रियाएं दे रखी हैं उनको संतुलित कर दिया, ये हो गया। या फिर नीचे वाले दोनों करना चाहो तो देखो ये इसका ये आंसर लिख सकते हो, दोनों अभिक्रियाएं हैं उनको भी संतुलित करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, एथेनॉल से एथेनॉइक अम्ल में परिवर्तित करने की अभिक्रिया क्यों करते हैं ये, और बेंजीन का अणुसूत्र है, बेंजीन की संरचना सूत्र बनाना है, इसमें उपस्थित त्रिबिंदुओं की संख्या लिखनी है। तो वो देखो कैसे लिखने के लिए आपको क्या करना है, पहला करोगे तो ये एथेनॉल वाला हो जाएगा, इसका दूसरा भाग ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखो एथेनॉल वाला और ये इसका दूसरा भाग हो जाएगा। अभिक्रिया लिखनी है, अथवा में बेंजीन का अणुसूत्र लिखना है, C6H6 होता है बेंजीन का अणुसूत्र। फिर बेंजीन का संरचना सूत्र लगाना है, यानी 6 कार्बन है उसको एकांतर क्रम में द्विबंध लगाना है और हाइड्रोजन को दर्शा देना है, ये इसका संरचना सूत्र हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो 16 नंबर, इसमें क्या दिखाना है, स्वपरागण किसे कहते हैं, इसके लाभ क्या है, स्वपरागण तथा परपरागण में कोई 3 अंतर लिखिए। अथवा में दे रखा मुकुलन क्या है, या हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन कैसे होता है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है, स्वपरागण किसे कहते हैं, किसी एक पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होने पर उसको स्वपरागण कहते हैं। और स्वपरागण के लाभ क्या है वो इसमें दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इसके हो गए। इसके फिर अथवा ये है स्वपरागण और परपरागण में अंतर दे रखे हैं, 3 अंतर लिखने आप देख लीजिए, देख लिया। फिर अथवा में दे रखा है मुकुलन क्या है, हाइड्रा में मुकुलन कैसे होता है, इसका भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर दे रखा है आपको ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 17 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित करना, उसका ऐसा ही मात्रक लिखना है। विद्युत धारा के मापन में कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, ओम की नियम को प्रायोगिक अध्ययन के दौरान विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र बनाना है, या फिर आपको ये न्यूमेरिकल दे रखे हैं इनको सरल करना है। तो देखो जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो।
पहले चालक का प्रतिरोध किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिख दी। और SI मात्रक ओम होता है प्रतिरोध का। विद्युत धारा एम्पियर मापन के लिए एम्पियर का उपयोग किया जाता है, उसका परिपथ चित्र बना दिया। फिर अथवा में इसके न्यूमेरिकल दे रखे हैं, न्यूमेरिकल सरल कर सकते हो। P का दे रखा है, V का दे रखा है, और बल्ब द्वारा लिखी धारा निकालनी है तो धारा I बराबर P/V होता है। P और V का मान रख दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में देखो, इसमें भी P V का मान रखना है तो ये आ जाएगा आपका। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 18 है, वो देखो पार्ट नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 18 है, 19 और 20 तीन क्वेश्चन है जो 4-4 अंक के हैं। देखो थोड़े बड़े मिलेंगे, ज़्यादा बड़े भी नहीं है। इसमें पहले में तो एसिटी कमल, और इसमें सूती वस्त्र भिगोने पे इसकी क्या क्रिया होती है, अथवा इनके रासायनिक सूत्र लिख सकते हो आप। सोडियम सल्फेट, इनके देखो 7-8 दे रखे इनके रासायनिक सूत्र। तो देखो कौन सा करना है वो आपकी पसंद है। सबसे पहले पदार्थ का नाम, पदार्थ की प्रकृति, और इसके बारे में देखो ये टेबल बना रखी है। एसिटी कमल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों के बारे में समझा सकते हो। फिर इसका सेकंड है कपड़ों का टुकड़ा प्लस तनु HCl ये विलयन का अभिक्रिया कराएंगे तो प्याज की गंध आएगी और इसका रंग है वो लाल, हल्का लाल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, फिर कपड़ों का टुकड़ा प्लस तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन की कराते हैं तो इसका रंग है वो हरा जाता है। अथवा में इनके रासायनिक सूत्र लिखने हैं, जैसे सोडियम सल्फेट का Na2SO4 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है CaCO3, कॉपर सल्फेट का CuSO4। ये 4 अंक के क्वेश्चन आते हैं, इनका रासायनिक सूत्र आप याद कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो 19 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, पेशियों में कृपण उत्पन्न होने के कारण को बताना है। जलीय जीव अति तनाव किसे कहते हैं, अथवा में ये दो रखे धमनी और शिरा में अंतर, हृदय रुधिर को किस प्रकार पंप करता है, इसका नामांकित चित्र बनाना है तो ये समझा सकते हो आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में पहला करना चाहो तो इसके पहले तीनों भाग ये हैं। अथवा में दे रखा तो मानव का हृदय पंप कैसे समान कार्य करता है उसके बारे में ये समझाया गया है, और उसके साथ ही इसका जो सचित्र वर्णन किया गया, सचित्र यानी चित्र बना के समझाया है कि कैसे इसका चित्र बनता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अपना, वो इसमें देखेंगे, धमनी और शिरा में अंतर लिख दोगे। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बताना है। बिंब का अनंत पर स्थित हो तो क्या चित्र बनेगा, 2F1 और F1 के मध्य स्थित हो तो क्या चित्र बनेगा, इसको सचित्र समझाया गया है। और देखिए आगे, फिर प्राप्त प्रतिबिंब का आकार हो उसकी प्रकृति के बारे में बताया है कि कैसा उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। या अथवा में देखो दो लेंसों की फोकस दूरी दे रखी है तो फोकस दूरी वाला सूत्र लगा करके उसको सरल कर सकते हो, लेंस की क्षमता माप सकते हो, और इस प्रकार से दर्पण व लेंस में अंतर वो एक सारणी के माध्यम से आप समझा सकते हैं। जैसे ये सारणी दे रखी है, टेबल बना के आप उसका अंतर समझा दो। और कल अपन मॉडल पेपर नंबर 3 है वो सरल करेंगे, और मॉडल पेपर नंबर 3 में आपको और बेहतर समझने की कोशिश करना, जिससे आपका पेपर है वो बहुत अच्छा जाए और आप अच्छे अंक प्राप्त करके, अच्छे से मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर आप अच्छे अंक प्राप्त कर लोगे तो मैं भी अपने आप को अच्छा महसूस करूंगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।